तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेड डायनेस्टी के सीजन 4 के न्यू एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सियाओ फैन और जिनपिंगर ब्लैक फॉरेस्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके थे, तो वही उनके पीछे पीछे फैनशियांग वैली के डिसाइपल के साथ लू सुइकी और जेंग सुसु आ रहे थे। तो दूसरी तरफ किन युन सेक्ट में डाउ सुवान पूरी तरह डीमन पोजेशन में जा चुका था, जिसकी वजह से तियान भुई काफी ज्यादा परेशान होता है और वो खुद डाउ सुवान से मिलने का डिसाइड करता है। और भाई लोग, आप लोग शाम तक 26,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी 30 मिनट की ले आऊंगा। खैर, इसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें ब्लैक माउंटेन को दिखाया जाता है, जिसकी चोटी पर कदम रखते ही हवा में एक तेज और घुटन भरी स्मेल फैल जाती है, जिसमें सल्फर जैसी गंध साफ महसूस होती है। लेकिन सियाओ फैन और जिनपिंगर दोनों काफी पावरफुल थे, इसलिए वे इसे सहन कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे माउंटेन के अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कोल्ड यीन विंड भी तेज होती जाती है, जिसकी वजह से दोनों की भौहें सिकुड़ जाती हैं। और ये हवा इतनी बोन चिलिंग थी कि चेहरे से गुजरते ही दिल के अंदर तक सिहरन पैदा कर देती थी। और ऊपर से माउंटेन की गहराई से आती हल्की हिसिंग आवाज कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी, जो कभी रात में रोते मंकी जैसी लगती तो कभी किसी भयानक डीमन की हंसी जैसी। और लिटिल मंकी सियाओ फैन के कंधे पर बैठा आखिरी वाइल्ड फ्रूट खाकर उसका बीज दूर फेंक देता है और अपनी तीनों आंखों से चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन आसपास के इस अजीब माहौल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन तभी जिनपिंगर अचानक रुककर कहती है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जो सुनकर सियाओ फैन भी रुकता है और पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर जिनपिंगर कुछ पल सोचती है और कहती है कि जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब न ऐसी वेल्स थी और न हाउल्स और न ही इतनी यीन विंड। ये सब मुझे सबड्यू डेविल एंशिएंट केव के पास जाकर महसूस हुआ था और इतने कम समय में ये जगह नेदर वर्ल्ड जैसी कैसे हो गई। जो सुनकर सियाओ फैन दूर देखते हुए शांत आवाज में कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि अब ये बीस्ट गॉड की लेयर है और यहाँ ईविल ऑरा बहुत ज्यादा है। और क्या तुम जब पहली बार आई थी तब वहाँ अभी अभी रेजरेक्ट हुआ था, इसलिए ऐसी ऑरा होना स्वाभाविक नहीं था। जो सुनकर जिनपिंगर भी सोचने लगती है कि शायद यही वजह हो सकती है। और आखिर किन युन हिल पर बीस्ट गॉड और जूसियान एंशिएंट सोर्ड की बैटल में वो बुरी तरह घायल हुआ था और फिर भी इतनी पावर के साथ वो वहां से सर्वाइव कर गया था। और इसी बात को सोचते हुए जिनपिंगर अचानक पूछती है कि अगर हमें सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में सच में बीस्ट गॉड मिल गया तो भले ही वो इंजर्ड है, लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों उसे हैंडल कर पाएंगे। जो सुनकर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि यह मुझे कैसे पता होगा। जो सुनकर जिनपिंगर हंसती है और कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद वो उसे याद दिलाती है कि मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन में बियाओ अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और अगर तुम यहाँ मर गए तो क्या तुम उसे निराश नहीं करोगे। जो सुनकर सियाओ फैन हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके पिता ने मुझे ये काम करने का ऑर्डर दिया था और मैं बियाओ का बहुत कुछ ओवे करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। लेकिन तुम अगर यहाँ मर गई तो शायद तुम्हारी मौत का कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। जो सुनकर जिनपिंगर पीछे से कोकेटिशली हंसती है और कहती है कि तुम कितने फॉर्मल हो, जब हम दोनों साथ मरेंगे तो बीस्ट गॉड की लेयर हो या कैटल पेन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनकर सियाओ फैन हंसने लगता है और उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता रहता है। जबकि उसके कंधे पर बैठा लिटिल मंकी पीछे मुड़कर जिनपिंगर को देखकर पहली बार एक अजीब सी ग्रिन देता है, जो देखकर जिनपिंगर भी खुश हो जाती है और मंकी को छेड़ने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी लिटिल मंकी अचानक अपना मुंह खोलकर एक काला सा बीज उसकी तरफ बेहद तेज स्पीड से फेंक देता है, जो देखकर जिनपिंगर तुरंत साइड में घूम जाती है और वो चीज उसके पास से निकलकर जमीन में जा धंसती है। जो देखकर जिनपिंगर समझ जाती है कि वो वाइल्ड फ्रूट का पिट था और एक मंकी से इस तरह ट्रिक होने पर उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। लेकिन जब वो लिटिल मंकी को देखती है तो वो सियाओ फैन के कंधे पर आराम से बैठा था और तीनों आंखें आसमान की तरफ थीं और उसके चेहरे पर ऐसा घमंड था जैसे वो साफ कह रहा हो कि हाँ, मैंने तुम्हें परेशान किया है और मुझे कोई डर नहीं। जो देखकर जिनपिंगर और भड़क जाती है और सियाओ फैन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा ये मंकी बहुत बदतमीज है, क्या तुम्हें पता है कि ये लोगों पे फ्रूट पिट्स फेंक रहा है। जो सुनकर सियाओ फैन हैरानी से लिटिल मंकी की तरफ इशारा करके पूछता है कि तुम इसे डांट रही हो। तो वही जिनपिंगर के यहाँ कहते ही लिटिल मंकी तुरंत गुस्से में सियाओ फैन के कंधे से उछलता है और अपनी तीनों आंखें फैलाकर लड़ने का इशारा करने लगता है। जो देखकर जिनपिंगर भी हैरान रह जाती है और पीछे हट जाती है। फिर वो सियाओ फैन से कहती है कि हाँ, मैं इसी को डांट रही हूँ, ये बहुत वाइल है और इसे पालते हो तो मैनर्स भी सिखाओ। जो सुनकर सियाओ फैन अचानक लिटिल मंकी की तरफ देखकर सीरियस आवाज में कहता है कि तुम। जो सुनकर लिटिल मंकी भी डरकर रुक जाता है। इसके बाद सियाओ फैन उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज्यादा बुक्स पढ़ो, नॉलेज से रीजन आता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जो बुक तुम्हें सिखाई थी उसे क्यों नहीं सीखा, इसलिए अब तुम वापस जाकर उसकी 300 कॉपीज बनाकर लाओ। जो सुनकर लिटिल मंकी अपनी तीनों आंखें फैलाकर सिर खुजलाने लगता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। तो वहीं जिनपिंगर भी हैरान रह जाती है और ताना मारते हुए कहती है कि क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, ये मंकी कितना भी इंसानों जैसा हो जाए पढ़ना लिखना कैसे सीख सकता है। जो सुनकर सियाओ फैन उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है
है कि ओ ऐसा है, और फिर वो सीरियसनेस से कहता है कि अगर तुम भी यही कहती हो तो फिर मैनर्स न होने में इस मंकी की क्या गलती। हेवन ने सभी लिविंग थिंग्स को बनाया है तो मंकी पढ़ना क्यों नहीं सीख सकता। इतना कहकर वो बिना किसी इमोशन के आगे बढ़ जाता है, जो देखकर जिन पिंगर गुस्से से और पीली पड़ जाती है। तो वहीं लिटिल मंकी जमीन पर गिरते ही जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन कभी अपना पेट पकड़ता है तो कभी जमीन पर हाथ मारता है। और जैसे ही जिन पिंगर उसे डांटने के लिए आगे बढ़ती है तो लिटिल मंकी अचानक उसके पास आकर जी जी करता है और उसके सामने मजाकिया फेस बनाता है, और फिर तेजी से वापस सियाओ फैन के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो फिर पीछे मुड़कर जिन पिंगर को देखकर स्मग एक्सप्रेशन देता है, जो देखकर जिन पिंगर गुस्से से कांपने लगती है और उसके हाथ से स्ट्रेंज पर्पल लाइट निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उठता है तो उसकी नजर सियाओ फैन के हाथ से निकलती फेंट ग्रीन लाइट पर पड़ती है, जो देखकर जिन पिंगर की प्यूपिल सिकुड़ जाती है और कुछ देर बाद वो अपना हाथ नीचे कर देती है और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। तो वहीं सियाओ फैन के हाथ की ग्रीन फ्लेयर भी धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो लिटिल मंकी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो वही जिन पिंगर बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर उसका गुस्सा अभी भी बाकी था, और एक मंकी ने आज उसे जिस तरह परेशान किया था यह बात उसके लिए बेहद एम्बैरेसिंग थी। लेकिन तभी वो अचानक रुकती है और पीछे लौटकर उसी जगह पहुंचती है जहां लिटिल मंकी ने पिट फेंका था, जहां उसे दिखाई देता है कि फ्रूट पिट लगभग पूरा पत्थर के अंदर धंसा हुआ है, जो देखकर जिन पिंगर की भौहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि इस जगह की जमीन बाकी 10,000 ग्रेट माउंटेन्स जैसी सॉफ्ट नहीं बल्कि सॉलिड रॉक थी, जो देखकर वो समझ जाती है कि लिटिल मंकी की स्पिट फोर्स कितनी पावरफुल थी। जिसके बाद वो धीरे से उठती है और सियाओ फैन के गायब होते रास्ते की तरफ देखती हुई बुदबुदाती है कि एक मंकी में भी इतनी स्किल्स हैं और इसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है, आखिर ये आदमी है कौन। लेकिन इसी बीच ब्लैक फॉरेस्ट में नए लोगों का एक बड़ा ग्रुप एंटर करता है, जहां फैन शियांग वैली के डिसाइपल्स फॉरेस्ट के बीच से आगे बढ़ रहे थे, और इस बार उनका सफर उम्मीद से काफी आसान था, क्योंकि रास्ते में कोई फेरोशियस बीस्ट अटैक नहीं करता। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेंग सुसु आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता और ली सुन से कहता है कि सीनियर ब्रदर ली यहाँ कुछ गलत है, जो सुनकर ली सुन रुककर चारों तरफ देखता है और फिर अपने फैन शियांग वैली डिसाइपल्स को वहीं रेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो जेंग सुसु और लू सुइकी के पास आता है, लेकिन लू सुइकी उससे थोड़ा दूर हट जाती है, जो देखकर जेंग सुसु तुरंत बात संभालते हुए पूछता है कि सीनियर ब्रदर ली आपने भी नोटिस किया होगा। तो वही ली सुन सिर हिलाकर उनके पैरों के पास की जमीन दिखाता है, जहाँ कांटों के बीच कुछ जगहों पर टूटी हुई झाड़ियों और दबे हुए निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वो सीरियस होकर कहता है कि हमसे पहले कोई यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो सुनकर जेंग सुसु पूछता है कि क्या ये आपके सेक्ट के लोग हो सकते हैं, जिस पर ली सुन तुरंत मना कर देता है और बताता है कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में फैन शियांग वैली की सिर्फ यही टीम आई है। जो सुनकर जेंग सुसु सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तो फिर ये ट्रैक्स किसके हैं, क्या किसी दूसरे सेक्ट को इस सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। जो सुनकर ली सुन सिर हिलाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता, ये बात अभी भी सीक्रेट है और सिर्फ हमारे दोनों सेक्ट को इसके बारे में पता है। अगर कोई बीस्ट गॉड को खत्म करने का फायदा उठाने के लिए पहले यहाँ पहुंच गया है तो किन यून हिल पर हमारी बैटल का मतलब ही क्या रह जाएगा। जो सुनकर जेंग सुसु उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ली, मैं भी यही सोच रहा था, ग्रेट माइंड्स सच में एक जैसा सोचते हैं। तो वही उनकी बात सुनकर लू सुइकी अचानक ताना मारती है कि कितना रिपल्सिव काउंटेनेंस है। जो सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि जेंग सुसु समझ ही नहीं पाता कि वो उसे कह रही थी या ली सुन को या फिर दोनों को। लेकिन कुछ देर बाद वो बात इग्नोर करके फिर कहता है कि अगर फैन शियांग वैली के लोग यहाँ नहीं आए तो दूसरे गुड फैक्शन सेक्ट को इस सीक्रेट का पता नहीं था, तो ये ट्रैक्स बहुत सस्पिशियस हैं। लेकिन तभी लू सुइकी अचानक कोल्ड आवाज में कहती है कि बीस्ट गॉड। जो सुनकर जेंग सुसु और ली सुन दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तो वही कुछ देर सोचने के बाद जेंग सुसु मानता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ली सुन इस बात को लेकर अनसर्टेन रहता है और कहता है कि आगे बढ़कर ज्यादा सावधानी से देखना बेहतर होगा। इसके बाद ली सुन अपने डिसाइपल्स को देखने चला जाता है। तो वही उसके दूर जाते ही जेंग सुसु मुस्कुराकर लू सुइकी से पूछता है कि सीनियर सिस्टर लू, क्या तुमने मुझे ही रिपल्सिव कहा था। जो सुनकर लू सुइकी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ही जवाब दे देता है। इसके बाद जेंग सुसु सीरियस होकर उसके पास आता है और धीरे से पूछता है कि सीनियर सिस्टर लू, मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या हमारे सेक्ट की झूसियान एंशिएंट सोर्ड सच में डैमेज्ड है। लेकिन ये सुनते ही लू सुइकी का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखों में अचानक शार्प लाइट चमक उठती है। उसका त्यान या सेलेस्टियल सोर्ड भी हल्की ब्लू ग्लो के साथ वाइब्रेट करने लगता है, जो देखकर जेंग सुसु तुरंत एक कदम पीछे हट जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर लू, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर लू सुइकी कोल्ड आवाज में पूछती है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, जिस पर जेंग सुसु शांत होकर कहता है कि मैं भी किन यून सेक्ट का डिसाइपल हूँ, मैं ऐसी बात की चिंता क्यों नहीं करूंगा। और वेन मिन सीनियर सिस्टर का इतनी जल्दी वापस जाना भी शायद इसी खबर को वेरियस टीचर्स तक पहुंचाने के लिए था। जो सुनकर लू सुइकी कुछ नहीं कहती, जो देखकर जेंग सुसु समझाता है कि उसे कुछ दिनों से कुछ बातें सस्पिशियस लग रही हैं और इसी वजह से वो उससे बात
करना चाहता था, जिसके बाद वो फिर से पूछता है कि तुम्हें फैनशियांग वैली के लीडर यून यिलान कैसे लगते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वो सिंपल माइंडेड या बिना किसी चाल के काम करने वाले इंसान है? जो सुनकर लुसुइकी सिर्फ एक डिसडेनफुल एक्सप्रेशन देती है। तो वही जेंग सुसु फिर कहता है कि अगर हम जानते हैं कि यून मास्टर वैली सिंपल आदमी नहीं है, तो माउंटेन रिवर हॉल में उन्होंने अचानक जूसियान एंशिएंट सोर्ड के डैमेज्ड होने की बात क्यों पूछी? यही तो सबसे सस्पिशियस बात है। जो सुनकर लुसुइकी शांत आवाज में कहती है कि इसमें कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं है, जो सच है वो सच है, और किन यून हिल से अब तक वो कोई इतना अच्छा इंसान नहीं रहा है। जो सुनकर जेंग सुसु हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लुसुइकी इतनी सीधी बात कह देगी। लेकिन फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यून मास्टर वैली को जूसियान एंशिएंट सोर्ड के डैमेज की खबर कैसे मिली, ये पहला सवाल है। और दूसरा, जब उन्हें पता था तो उन्होंने हमें बताया क्यों? उन्हें मालूम था कि हम ये खबर किन यून सेक्ट तक पहुंचाएंगे, और इससे फैनशियांग वैली और किन यून सेक्ट के बीच रिलेशनशिप तुरंत बदल सकता है। जो सुनकर लुसुइकी की आंखों में भी समझ की चमक दिखाई देती है। तो वही जेंग सुसु कहता है, मेरे हिसाब से इसके सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं। पहला, किन यून सेक्ट में कोई स्पाई है जो यून यिलान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर यून यिलान ने हमें ये बात बताई तो उस स्पाई की आइडेंटिटी भी खतरे में आ सकती है। जो सुनकर लुसुइकी तुरंत दूसरा पॉइंट रखती है। और दूसरा, शायद उसका पर्पस हमें ये बताना था कि उसे हमारा सीक्रेट पता है, या फिर वो वेरियस टीचर्स को वार्निंग दे रहा था कि फैनशियांग वैली अब किन यून सेक्ट से डरता नहीं है। जो सुनकर जेंग सुसु सिर हिलाता है और कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैंने वेनमिन सीनियर सिस्टर को वापस किन यून भेजने की बात समझी थी। जो सुनकर लुसुइकी चुपचाप सिर हिला देती है। इसके बाद जेंग सुसु लंबी सांस लेकर कहता है कि इन सब बातों को सोचकर उसे सबसे ज्यादा दुख जूसियान एंशिएंट सोर्ड के लिए हो रहा है, और पिछले कुछ दिनों से उसे भी यही कंक्लूजन सही लग रहा था, लेकिन उसका मन अब भी मानना नहीं चाहता था कि उनका सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर सच में डैमेज्ड हो चुका है। जो सुनकर लुसुइकी कोई जवाब नहीं देती और बस फॉरेस्ट की गहराई की तरफ देखने लगती है, जहां आगे का रास्ता अंधेरे में खोया हुआ था। तो वही जेंग सुसु भी कहता है कि अब सोचने से कोई फायदा नहीं और उन्हें आगे बढ़कर सिचुएशन को देखना होगा। इसके बाद वो उन फुटप्रिंट्स की तरफ देखकर कहता है कि वैसे तुम्हारा बीस्ट गॉड वाला गेस पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसके ट्रैक्स हैं। जो सुनकर लुसुइकी पूछती है कि तो फिर तुम्हारे हिसाब से कौन है? जिस पर जेंग सुसु कुछ पल सोचकर कहता है कि अगर ली सुन सच बोल रहा है और फैनशियांग वैली की कोई दूसरी टीम यहाँ नहीं आई है, तो मुझे लगता है ये इविल सेक्ट के बचे हुए लोगों के ट्रैक्स हो सकते हैं। जो सुनकर लुसुइकी अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जिस पर जेंग सुसु फुटप्रिंट्स की तरफ इशारा करके कहता है कि क्योंकि ये निशान भले ही वेग हैं, लेकिन साफ है कि ये इंसानों के बनाए हुए हैं, और दूसरे गुड फैक्शन सेक्ट के लिए यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन इविल सेक्ट अलग है। उस पुराने बैटल के बाद उन्हें गुड फैक्शन ने यहाँ से बाहर कर दिया था, और ऐसे डेंजरस इलाकों में उनके पहले आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रैक्स उन्हीं के हो सकते हैं। इतना कहकर जेंग सुसु लुसुइकी की तरफ देखता है, लेकिन उसे देखकर अचानक चुप हो जाता है। तो वही लुसुइकी उन फुटप्रिंट्स को देखते हुए बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके गालों पर हल्की लालिमा भी थी, और उसकी आंखें जैसे किसी पुराने मेमोरी में खो गई थी। और इस सुनसान कोल्ड फॉरेस्ट के बीच वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी अजीब ड्रीम में पहुंच गई हो, जहां उसके आसपास की कोई आवाज अब उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो वही किन यून हिल के टोंग तियान पीक पर मौजूद फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के आसपास सुबह का माहौल पहले जैसा ही शांत और खूबसूरत था, और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, और हल्की मिस्ट धीरे धीरे जंगल से गुजर रही थी, और दूर से बर्ड्स की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। और इसी शांत रास्ते पर तियान भुई अकेला फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे की सीरियसनेस देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ भारी चल रहा है। और रास्ते में एक हल्की बेल की आवाज गूंजती रहती है, जो सुनकर तियान भुई कुछ पल रुककर नीले आसमान को देखता है, जैसे हजारों साल पुरानी यादें उसके सामने लौट आई हों। और फिर वो बिना कुछ कहे दोबारा आगे बढ़ जाता है, और हॉल की सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही उसे एक यंग मैन दिखाई देता है, जिसे देखकर तियान भुई रुक जाता है, क्योंकि वो लिन जिंग्यू होता है। और दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल चुप रहते हैं, और आखिर लिन जिंग्यू धीरे से पूछता है कि टीचर अंकल तियान, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हैं? जो सुनकर तियान भुई हॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं किसी से मिलने आया हूँ, लेकिन तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों खड़े हो? जो सुनकर लिन जिंग्यू फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जो देखकर तियान भुई पूछता है कि क्या अंदर सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर हैं? जिस पर लिन जिंग्यू सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, सेक्ट लीडर टीचर अंकल मेन हॉल में है, और उन्होंने मुझे बाहर वेट करने को कहा है, और उनके बुलाए बिना टोंग तियान पीक का कोई डिसाइपल अंदर नहीं जा सकता। जो सुनकर तियान भुई कहता है कि तुम तो अभी लॉन्ग शाओ वैली ब्रांच के डिसाइपल हो, तो फिर यहाँ आकर डाउ स्वान सीनियर ब्रदर के लिए काम क्यों कर रहे हो? जो सुनकर लिन जिंग्यू का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ जाता है और वो सिर झुका लेता है, लेकिन तियान भुई उसकी परवाह किए बिना सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जो देखकर लिन जिंग्यू तुरंत कहता है कि टीचर अंकल तियान, आप क्या कर रहे हैं? जिस पर तियान भुई बिना रुके कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो अंदर ही जाऊंगा, मुझे सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर से कुछ जरूरी बातें करनी है। जो सुनकर
लिन जिंग्यू उसे रोकते हुए कहता है कि लेकिन सेक्ट लीडर टीचर अंकल ने कहा है कि वे किसी से नहीं मिलना चाहते और उनकी परमिशन के बिना टोंग तियान पीक का कोई। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले तियान भुई कहता है कि मैं टोंग तियान पीक का डिसाइपल नहीं हूँ। जो सुनकर लिन जिंग्यू चुप हो जाता है तो वही तियान भुई आगे बढ़कर हॉल के अंदर चला जाता है, जबकि लिन जिंग्यू वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। और हॉल के अंदर सैंडलवुड की हल्की खुशबू फैली हुई थी और चारों तरफ पुरानी लाल पिलर्स और पीले कर्टन्स अंधेरे में खामोश खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। तो वही तियान भुई धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस जगह पहुंचता है जहाँ 3 रोज में प्रेइंग मैट्स रखी होती है और पहली रो के बीच वाले मैट पर डाओ स्वान बिल्कुल शांत बैठा होता है और सामने ऑल्टर पर फ्रूट्स रखे होते हैं और इंसेंस बर्नर में सिर्फ 3 जॉस स्टिक्स जल रही होती है। तो वही तियान भुई ऑल्टर के पास जाता है और 3 इंसेंस स्टिक्स जलाकर किन युन सेक्ट के एंसेस्टर्स को 3 बार प्रणाम करता है। लेकिन उसी समय डाओ स्वान की आंखों में अचानक 2 चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती है और जैसे ही उसकी नजर तियान भुई पर पड़ती है तो पूरे हॉल का माहौल अचानक बदल जाता है और बाकी सभी कैंडल्स की फ्लेम्स एक साथ तेज हो जाती है, जो देखकर तियान भुई के हाथ में पकड़ी इंसेंस स्टिक्स हवा में ही रुक जाती है और कुछ पल के लिए पूरा हॉल डेड साइलेंट हो जाता है। तो वही बाहर खड़ा लिन जिंग्यू भी अचानक इस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर को महसूस करके हॉल की तरफ देखने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद डाओ स्वान की आंखों की वो मिस्टीरियस लाइट गायब हो जाती है और हॉल फिर पहले जैसा शांत हो जाता है, जो देखकर तियान भुई की इंसेंस जलती रहती है और उसकी राख उसके हाथ पर गिर जाती है, जो देखकर भी तियान भुई कोई रिएक्शन नहीं देता, बस राख झाड़कर इंसेंस बर्नर में तीनों स्टिक्स रख देता है। इसके बाद वो एंसेस्टर्स को प्रणाम करता है और फिर डाओ स्वान की तरफ मुड़कर धीरे से कहता है कि डाओ स्वान सीनियर ब्रदर, हम फिर मिल रहे हैं। लेकिन डाओ स्वान कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर तियान भुई कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर पास रखे मैट पर बैठ जाता है और हॉल में फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता है। तो दूसरी तरफ सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में सियाओ फैन और जिन पिंगर आखिरकार उस ब्लैक बर्न्ट माउंटेन समिट तक पहुंच जाते हैं और रास्ते भर उन्हें लगातार सिनिस्टर गोस्टली वेल्स और ऐसी यीन विंड का सामना करना पड़ता है जो स्किन को नाइफ की तरह काटती हुई महसूस होती है। लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि सबड्यू डेविल एंशिएंट केव के पास पहुंचने के बावजूद उन्हें कोई भी डीमन बीस्ट या पॉइजनस सेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि पूरा एरिया किसी गोस्ट टाउन की तरह बिल्कुल साइलेंट होता है, जो देखकर दोनों को राहत मिलने के बजाय और ज्यादा चिंता होने लगती है। और दूर से उन्हें केव का एंट्रेंस और उसके सामने खड़ी एक पुरानी स्टोन स्टैचू दिखाई देती है, जिसे देखकर जिन पिंगेर उस तरफ इशारा करके कहती है कि वही सबड्यू डेविल एंशिएंट केव है और जब मैं उस ब्लैक कपड़े वाले पर्सन का पीछा करते हुए यहाँ आई थी तब मैंने अपनी आंखों से इसी केव में बीस्ट गॉड को रेजरेक्ट होते देखा था। जो सुनकर सियाओ फैन केव को ध्यान से देखने लगता है और चारों तरफ सिर्फ क्लिफ्स और स्ट्रेंज रॉक्स होते हैं और केव के ऊपर एक ब्लैक क्लाउड जमा होता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसमें डेडली पॉइजन भरा हुआ है। जो देखकर सियाओ फैन कुछ देर सोचता है और फिर पूछता है कि अंदर चले। जो सुनकर जिन पिंगेर थोड़ी देर हेजिटेट करती है, लेकिन फिर सिर हिलाकर कहती है कि इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे कैसे हट सकते हैं, तो चलो। तो वही सियाओ फैन उसकी तरफ देखता है और महसूस करता है कि जिन पिंगेर का चेहरा थोड़ा पेल है, तो वही लिटिल मंकी भी उसके शोल्डर पर अनयूजुअली क्वाइट बैठा होता है। जो देखकर जिन पिंगेर हल्की स्माइल के साथ कहती है कि मैं ठीक हूँ, चलो। इसके बाद दोनों सबड्यू डेविल एंशिएंट केव की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे वे करीब पहुंचते हैं तो यीन विंड और ज्यादा कोल्ड होती जाती है और ऊपर मौजूद ब्लैक क्लाउड की वजह से आसपास की लाइट भी धीरे धीरे गायब होने लगती है और आखिरकार उनके सामने वो एंशिएंट स्टोन स्टैचू साफ दिखाई देती है और हजारों सालों की विंड और टाइम ने उसकी कभी खूबसूरत रही सरफेस को रफ बना दिया था। तो वही सियाओ फैन उस स्टैचू को देखते ही अचानक रुक जाता है और कुछ पल के लिए उसकी नजर उस फीमेल स्टैचू पे जम जाती है और ऐसा लगता है जैसे उस स्टोन स्टैचू में छिपी कोई मिस्टीरियस पावर उसके माइंड को खींच रही हो, जैसे समय, मेमोरीज और उस स्टैचू से जुड़ी पुरानी कहानी उसके मन में जैसे एक साथ जाग उठती है। लेकिन तभी लिटिल मंकी उसके शोल्डर पर हाथ रखकर झी झी की आवाज करता है, जो सुनकर सियाओ फैन अचानक होश में आता है और एक कदम पीछे हट जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अनजाने में उस स्टैचू की पावर के प्रभाव में आ गया था। जो देखकर सियाओ फैन जिन पिंगेर की तरफ देखता है, लेकिन उसे देखकर और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन पिंगेर उसके पास खड़ी जरूर होती है, लेकिन उसने स्टैचू की तरफ पीट कर रखी होती है और उसका चेहरा बिल्कुल दूसरी तरफ होता है। जो देखकर सियाओ फैन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर जिन पिंगेर मुस्कुराकर कहती है कि ये स्टोन स्टैचू बहुत पावरफुल है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। लेकिन तभी लिटिल मंकी अचानक सियाओ फैन के शोल्डर से कूदकर स्टोन स्टैचू पर चढ़ जाता है और उसके सिर पर जाकर बैठ जाता है। जो देखकर सियाओ फैन तुरंत सख्त आवाज में कहता है कि लिटिल मंकी वापस आओ। जो सुनकर लिटिल मंकी सियाओ फैन की तरफ देखता है और जी जी करता है और वापस उसके शोल्डर पर आ जाता है। जो देखकर जिन पिंगेर हंसते हुए कहती है कि बेचारे मंकी को क्यों डरा रहे हो, वो तो बस खेल रहा था। लेकिन तभी वो देखती है कि सियाओ फैन अचानक स्टैचू की तरफ मुड़ता है और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। जो देखकर जिन पिंगेर हैरान होकर पूछती है कि अब ये क्या कर रहे हो, जिस पर सियाओ फैन कुछ नहीं कहता, बस कुछ पल स्टैचू को देखता है और फिर शांत आवाज में कहता है कि उस प्रीडिसेसर की असली पहचान और उसकी पुरानी स्ट्रेंथ भले ही अब खत्म हो चुकी हो, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उसके सम्मान के लायक बहुत कुछ है। जो सुनकर जिन पिंगेर उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन सियाओ फैन पहले ही केव की तरफ बढ़ चुका होता है और वो जल्दी से उसके पीछे जाती है और पूछती
पूछती है कि हे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? और पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब यहाँ एक फेरोशियस स्पिरिट था, इसलिए हो सकता है बीस्ट गॉड ने उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन केव के एंट्रेंस पे शायद। लेकिन तभी अचानक उसकी बात बीच में ही रुक जाती है क्योंकि सियाओ फैन भी उसी समय रुक जाता है और दोनों केव से कुछ दूरी पर खड़े होकर उस अंधेरे एंट्रेंस को देखते हैं। लेकिन तभी केव के अंदर से व्हाइट कोल्ड मिस्ट धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और यीन विंड के तेज झोंकों के बावजूद वो मिस्ट गायब नहीं होती बल्कि लगातार फैलती जाती है, जो देखकर दोनों की नजरें उसी पर टिक जाती है। और कुछ ही पल में वो व्हाइट मिस्ट एक विशाल फिगर का आकार लेने लगती है और फिर उस फिगर से एक भयानक रोर निकलता है जो यीन विंड की आवाज के साथ मिलकर पूरे एरिया में गूंज उठता है, जो देखकर जिन पिंगेर हल्की सांस छोड़ती है और कहती है कि अब तो तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है, यहाँ सच में एक बहुत पावरफुल और बैड टेम्पर्ड फेरोशियस स्पिरिट मौजूद है। लेकिन यीन विंड और तेज होती जाती है जिसकी वजह से सियाओ फैन और जिन पिंगेर के कपड़े जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं और दोनों केव के एंट्रेंस पर खड़े उस विशाल स्पिरिट को देखते हैं जिसकी बॉडी व्हाइट मिस्ट के बीच धीरे धीरे आकार ले रही होती है। लेकिन तभी उसकी बेल जितनी बड़ी आंखें अचानक खुलती हैं और उनमें हल्की ब्लड रेड ग्लो दिखाई देता है और उसकी विशाल बॉडी दोनों मॉर्टल्स के ऊपर छा जाती है और वो भारी आवाज में पूछता है कि कौन है, किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की। और उसकी आवाज से आसपास की माउंटेन वॉल्स तक कांप उठती है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जिन पिंगेर पर पड़ती है और वो चौंक कर कहता है कि तुम फिर आ गई, जो सुनकर जिन पिंगेर मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ मैं ही हूँ और लगता है हमारी फिर मुलाकात हो गई। जो सुनकर स्पिरिट गुस्से में दहाड़ता है और कहता है कि तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो, और पिछली बार तुमने गॉडेस को परेशान किया था, क्या वो काफी नहीं था? जो सुनकर जिन पिंगेर मन ही मन सोचती रहती है कि इस गार्डियन स्पिरिट से कैसे डील किया जाए, क्योंकि पिछली बार ही उसे समझ आ गया था कि ये आसान ओपोनेंट नहीं है। लेकिन तभी सियाओ फैन अचानक पूछता है कि क्या तुम ब्लैक टाइगर हो और सदर्न बॉर्डर के उन 7 हीरोज में से एक, जो लिंग लॉन्ग शमन लेडी के साथ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में आए थे। जो सुनकर जिन पिंगेर हैरान होकर सियाओ फैन की तरफ देखती है, जबकि स्पिरिट भी उसी पल जैसे किसी भारी अटैक से हिल जाता है, क्योंकि ब्लैक टाइगर नाम उसके अंदर दबी हजारों साल पुरानी मेमोरीज को जगा देता है। और वो भारी आवाज में पूछता है कि तुम कौन हो, जो देखकर सियाओ फैन सीरियस होकर कहता है कि लिंग लॉन्ग शमन लेडी के साथ आए 7 हीरोज में से 5 वापस लौटे और उन्होंने आज के सदर्न बॉर्डर के 5 ट्राइब्स की नींव रखी थी, लेकिन 2 सगे भाई वापस नहीं आए, ब्लैक टाइगर और ब्लैकवुड। और एंशिएंट शमन ट्राइब की लेजेंड्स में कहा गया है कि बड़ा भाई ब्लैक टाइगर लॉयल और ब्रेव था, जबकि छोटा भाई ब्लैकवुड स्टेडफास्ट और डेडिकेटेड था। और तुम इस स्टैचू को जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, हजारों सालों तक इसी जगह खड़े रहे और फेरोशियस स्पिरिट बनने के बाद भी अपने काम से पीछे नहीं हटे, इसलिए मैंने गेस किया था कि तुम ब्लैक टाइगर हो। जो सुनकर ब्लैक टाइगर काफी देर तक सियाओ फैन को घूरता रहता है और उसके आसपास की व्हाइट मिस्ट और तेजी से उठने लगती है और उसकी आंखों की रेड ग्लो गहरी हो जाती है और उसके आसपास की हवा भी पहले से ज्यादा कोल्ड हो जाती है, जो देखकर सियाओ फैन के शोल्डर पर बैठा लिटिल मंकी बेचैन होकर धीमी आवाज निकालता है। और आखिर ब्लैक टाइगर पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जो शमन ट्राइब के इतने पुराने पास्ट के बारे में जानते हो। जिस पर सियाओ फैन शांत होकर कहता है कि दुनिया शायद हजारों साल पुरानी बातें भूल जाए, लेकिन लेजेंड्स हमेशा किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहती हैं और आज के सदर्न बॉर्डर में शमन ट्राइब के डिसेंडेंट्स के बीच अब भी कुछ लोग तुम्हें याद करते हैं। जो सुनकर ब्लैक टाइगर की आंखें बंद हो जाती हैं और वो काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। तो वही जिन पिंगेर पीछे खड़ी पूरी बात देखती रहती है और उसे इन एंशिएंट लेजेंड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्लैक टाइगर की रिएक्शन देखकर उसे समझ आ गया था कि सियाओ फैन की बातें सच हैं। और इसी तरह जिन पिंगेर को सियाओ फैन के सीक्रेट्स का एहसास होता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ईवल सेक्ट में 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के रहस्यों को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन काफी देर बाद ब्लैक टाइगर अचानक सिर उठाकर आसमान की तरफ दहाड़ता है और उसकी आवाज में हजारों सालों का दर्द और लोनलीनेस जैसे एक साथ बाहर निकल आता है। और जब उसकी दहाड़ दूर माउंटेन्स में गूंजती रहती है तो वो सियाओ फैन की तरफ देखकर कहता है कि थैंक यू। जो सुनकर सियाओ फैन कुछ नहीं कहता, बस आधा कदम पीछे हटकर आंखें बंद करता है और हल्का सा सिर झुका देता है। जो देखकर ब्लैक टाइगर शांत होकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में आज भी कोई हमारी गॉडेस और हमें याद करता है। जब हम शमन लेडी के साथ इस 10,000 ग्रेट माउंटेन में आए थे, तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा नाम हिस्ट्री में बचा रहेगा। ये कहते हुए उसकी नजर लिंग लॉन्ग शमन गॉडेस की स्टैचू पर जाती है और उसकी आवाज में सॉफ्टनेस आ जाती है और फिर वो पूछता है, लेकिन तुम लोग यहाँ सिर्फ मुझे ये बातें बताने तो नहीं आए हो? जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि नहीं, आने से पहले मैंने लिंग लॉन्ग शमन लेडी और उन 7 हीरोज के बारे में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगे और मैं तो यहाँ बीस्ट गॉड की वजह से आया हूँ। लेकिन ये सुनते ही ब्लैक टाइगर की विशाल बॉडी हल्की सी कांपती है और फिर वो पूछता है, तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर सियाओ फैन बिना हेजिटेशन के कहता है कि हम उसे ढूंढकर जान से मारना चाहते हैं। जो सुनकर ब्लैक टाइगर उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि सिर्फ तुम दोनों? जिस पर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ। जो सुनकर ब्लैक टाइगर की व्हाइट मिस्ट तेजी से घूमने लगती है और कुछ देर बाद उसकी आवाज आती है
कि बीस्ट गॉड वास्तव में इसी सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में है, जो सुनकर जिन पिंगर के चेहरे पर खुशी की हल्की चमक आती है, लेकिन सियाओ फैन शांत रहता है। तो वही ब्लैक टाइगर उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम सदर्न बॉर्डर से नहीं हो, तो क्या तुम सेंट्रल प्लेन से आए हो? जिस पर सियाओ फैन कहता है कि हाँ। जो सुनकर ब्लैक टाइगर पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं इस केव के एंट्रेंस पे क्यों गार्ड करता हूँ? जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि नहीं। जो सुनकर ब्लैक टाइगर समझाता है, मैं गॉडेस की स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन मेरा दूसरा पर्पस भी है। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी पावर उस इविल डूअर को दोबारा रेजरेक्ट करे, और न ही चाहता हूँ कि कोई अनजान पर्सन केव में घुसकर अपनी जान गंवा दे। जो सुनकर सियाओ फैन सिर हिलाता है। जो देखकर ब्लैक टाइगर कड़वी आवाज में कहता है कि लेकिन मैं गॉडेस के भरोसे के लायक नहीं रहा। उस बास्टर्ड ने मुझे ट्रिक किया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसी वजह से इविल डूअर रेजरेक्ट हुआ था और दुनिया के लिविंग बीइंग्स को भारी सफरिंग झेलनी पड़ी थी। जिसके बाद वो खुद को संभाल कर कहता है कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मुझे लगा था कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ समय पहले वो हेविली इंजर्ड होकर वापस आया था, और इससे मुझे पता चला था कि सेंट्रल प्लेन्स में अब भी ऐसा मास्टर मौजूद है जो उसे इंजर कर सकता है। जो सुनकर सियाओ फैन हल्का सा स्नीर करता है और कहता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बीस्ट गॉड डिफीट हुआ था, लेकिन जिसने उसे डिफीट किया था शायद उसकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वही ब्लैक टाइगर उसकी बात का मतलब नहीं समझता, लेकिन वो आगे कहता है, अगर तुम लोग उस इविल डूअर को एलिमिनेट कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हजारों सालों से मेरी यही इच्छा है, और शायद तुम सेंट्रल प्लेन्स के लोग ये कर सको अगर तुम सच में सफल हुए। इतना कहते ही उसकी आंखों में तेज चमक आती है और वो जोर से कहता है कि तो मैं गॉडेस की तरफ से तुम दोनों को धन्यवाद दूंगा। इसके बाद ब्लैक टाइगर अपनी बॉडी एक तरफ करता है और केव का रास्ता खोल देता है, और उसके पीछे एक गहरी और अंधेरी केव दिखाई देती है। जो देखकर सियाओ फैन अंदर देखता है और फिर ब्लैक टाइगर की तरफ गहरी नजर डालकर सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। और जब वो पास से गुजरता है तो लिटिल मंकी भी क्यूरियोसिटी से ब्लैक टाइगर की तरफ देखता है, लेकिन तभी ब्लैक टाइगर पीछे से आवाज लगाता है कि एक बात और, बहुत सावधान रहना। बीस्ट गॉड अकेला वापस नहीं आया, उसके साथ विशेष ताउटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और लेडी भी है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और उसे हल्के में मत लेना। जो सुनकर सियाओ फैन रुकता है और कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार उसके 13 डीमन बीस्ट्स तो सभी अनाइलेट हो चुके हैं। जिस पर ब्लैक टाइगर सिर हिलाकर कहता है कि मैं 13 डीमन बीस्ट्स की बात नहीं कर रहा, और मैंने उस लेडी को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए सावधान रहना। जो सुनकर सियाओ फैन सिर हिलाता है और केव की गहराई में उतर जाता है। तो वही जिन पिंगेर भी उसके पीछे चल पड़ती है, और धीरे धीरे सियाओ फैन, जिन पिंगेर और लिटिल मंकी डार्कनेस में गायब हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद ब्लैक टाइगर की बॉडी भी गोस्टली मिस्ट में बदलने लगती है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें केव की गहराई पर टिकी रहती हैं। और तभी वो अंधेरे की तरफ देखकर इतनी जोर से दहाड़ता है कि माउंटेन्स तक कांप उठते हैं, और यीन विंड उल्टी दिशा में बहने लगती है, और रॉक वॉल्स जोर जोर से गूंजने लगती हैं। और इसी दहाड़ के बीच ब्लैक टाइगर की बॉडी धीरे धीरे डार्कनेस में समा जाती है, लेकिन उसके गायब होते समय उसे पता नहीं चलता कि केव एंट्रेंस के बाहर लिंगलोंग शमन लेडी की स्टैचू के पीछे एक ब्लैक फिगर खड़ा था, और ये वही ब्लैकवुड होता है जिसने सदर्न बॉर्डर के 5 ट्राइब्स के बीच इंटरनल स्ट्राइफ भड़काया था, उनके सीक्रेट वेपन्स छीने थे, और बीस्ट गॉड के रेजरेक्शन का रास्ता खोला था। और उसका ब्लैक रोब पूरे बॉडी को ढक रहा होता है, और आसपास कोल्ड एयर फैली होती है, और वो कुछ देर केव को देखता है, और फिर लिंगलोंग शमन लेडी की स्टैचू की तरफ नजर करके धीमी आवाज में कहता है कि गॉडेस। तो दूसरी तरफ बर्न्ट ब्लैक माउंटेन से दूर ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर एक ग्रुप धीरे धीरे बाहर निकलता है, और सबसे आगे फ्रॉस्ट जैसी व्हाइट ड्रेस पहने एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन चल रही होती है, और उसके हाथ में ब्लू तियान या सेलेस्टियल सोर्ड होती है, और उसके चेहरे पर कोल्डनेस के साथ गहरी परेशानी दिखाई देती है, और वो चुपचाप ब्लैक बर्न्ट माउंटेन समिट की तरफ देखती रहती है। तो वहीं सेंट्रल प्लेन्स में हेयांग सिटी से करीब 30 माइल्स दूर मेन रोड पर हालात पहले से कुछ बेहतर हो चुके होते हैं, और ज्यादातर रेफ्यूजीज अपने सदर्न होम टाउन्स की तरफ लौट चुके होते हैं, लेकिन रास्ते में अब भी कई गरीब और बदहाल कॉमनर्स नजर आ रहे थे, और कुछ छोटे बिजनेस और हॉकर्स फिर से काम पर लौटने लगे होते हैं, जिससे कुछ महीने पहले हुई कैटास्ट्रोफी की तुलना में सिचुएशन काफी सुधर चुकी होती है। लेकिन तभी सड़क पर झाओ यिसियान की आवाज सुनाई देती है कि इमॉर्टल से अपना फ्यूचर जानिए, आओ अपनी आने वाली जिंदगी की फेट पढ़वाओ। और उसके पीछे वाइल्ड डॉग सारा लगेज उठाए चुपचाप चल रहा होता है। तो वहीं सियाव हुआन अपनी ब्लैक कवर बुक पढ़ते पढ़ते सिर उठाती है और पूछती है कि ग्रैंडपा, आपने अभी क्या कहा? आप कितने सिल्वर्स पर पर्सन? जो सुनकर झाओ यिसियान 5 उंगलियां दिखाते हुए कॉन्फिडेंस से कहता है कि 5 सिल्वर्स। जो सुनकर सियाव हुआन हैरान होकर कहती है कि लेकिन कल तो आप 3 सिल्वर्स ले रहे थे, और पिछले कुछ दिनों से आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? 3 दिन पहले तक 5 कॉपर लेते थे, और फिर 1 सिल्वर, अगले दिन 2 सिल्वर्स, कल 3 सिल्वर्स, और आज सीधे 5 सिल्वर्स। ये कहते हुए सियाव हुआन उसके पास जाती है और ध्यान से देखने लगती है। तो वही झाओ यिसियान पीछे हटकर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर सियाव हुआन उसका फोरहेड छूकर कहती है कि रजीब तो आप हो, मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं आपको फीवर तो नहीं है और आपका दिमाग फ्राइड तो नहीं हो गया। और फिर वो वाइल्ड डॉग की तरफ देखकर पूछती है कि प्रीस्ट, आपको भी लगता है ना कि मेरे ग्रैंडपा का दिमाग इन दिनों थोड़ा मडल हेडेड हो गया है? जो सुनकर वाइल्ड डॉग हंसता है और कहता है कि सीनियर की उम्र हो गई है, ऐसा होना,
लेकिन ये सुनकर झाओ यिसियान गुस्से से उछल पड़ता है और चिल्लाता है कि बुलशिट, जो देखकर सियाओ हुआन आंखें घुमाकर कहती है कि ग्रैंडपा, इतना एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपके बिहेवियर को देखकर सच में लगता है कि आप थोड़े सिनाइल हो गए हैं। जो सुनकर झाओ यिसियान और भड़क जाता है और कहता है कि तुम दोनों क्या जानते हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और दुनिया के तरीकों के बारे में कितना समझते हो। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन सियाओ हुआन उसकी बात काटकर पूछती है कि तो फिर बताइए, आप प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रहे हैं। जो सुनकर झाओ यिसियान आसपास के लोगों को देखते हुए कहता है कि इन लोगों को देखो, रास्ते में जितने लोग मिले, क्या ये सब रेफ्यूजीज नहीं है। जो सुनकर सियाओ हुआन कहती है कि हाँ, सभी रेफ्यूजीज हैं और हम भी। जो सुनकर झाओ यिसियान एक पल चुप हो जाता है और सियाओ हुआन कहती है कि जब सब अपने होम टाउन से दूर हैं तो मुझे लगा कोई फॉर्चून पढ़वाना भी नहीं चाहेगा, इसलिए प्राइस कम करनी चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। जो सुनकर झाओ यिसियान कहता है कि अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। इन दिनों फॉर्चून पढ़वाने वालों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है। जो सुनकर सियाओ हुआन चौंक जाती है, लेकिन तभी वाइल्ड डॉग कहता है कि सच में लगता है कि लोगों की संख्या बढ़ गई है। जो सुनकर झाओ यिसियान गर्व से कहता है कि तुम अभी यंग हो, इस कैटास्ट्रोफी में पूरी दुनिया सफरिंग में है और किसी को पता नहीं कि कल वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। और ऐसे समय में जब मैं एक इमॉर्टल बनकर उन्हें फ्यूचर का रास्ता दिखाता हूँ तो लोग खुद मेरे पास आते हैं। जो सुनकर सियाओ हुआन कुछ देर सोचती है और फिर साइज करती है, लेकिन वाइल्ड डॉग पूछता है कि फिर प्राइस बढ़ाने की क्या जरूरत है। जो सुनकर झाओ यिसियान आंखें घुमाकर कहता है कि ऐसी प्रोफाउंड नॉलेज मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जो सुनकर सियाओ हुआन कहती है कि अब मैं समझ गई, आप सोचते हैं कि दुनिया पैनिक में है और लोगों को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए वे पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देंगे और जितना ज्यादा आप प्राइस बढ़ाएंगे उन्हें उतना लगेगा कि आपकी स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने लोग इस ट्रिक पे भरोसा कैसे करते हैं। जो सुनकर झाओ यिसियान सिर हिलाकर कहता है कि तुम गलत हो, लोग ये ट्रिक समझ नहीं पाते, ऐसा नहीं है। बस लाइफ और डेथ के क्रिटिकल मोमेंट में इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और वो दूसरों की बातों पर भरोसा करना पसंद करता है, भले ही वो सिर्फ कंफर्ट क्यों ना हो। और मैं उनके फ्यूचर के बारे में ऐसी बातें कहता हूँ कि उनका कल आज से बेहतर होगा, तो वे कुछ सिल्वर्स देते हैं और उनके दिल को थोड़ी शांति मिल जाती है। जो सुनकर सियाओ हुआन पूछती है कि ग्रैंडपा, आप सच में फिजियोग्नोमी देखकर सब बता लेते हैं या बस वाइल्ड गेसेस करते हैं। जो सुनकर झाओ यिसियान मुस्कुराता है और कहता है कि मैं वाइल्ड गेसेस करता हूँ। जो सुनकर सियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन तभी झाओ यिसियान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी शायद दोबारा नहीं आएगी और अगर फिर आई तो हेवन भी इसे टॉलरेट नहीं करेगा। और फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि इसका मतलब फ्यूचर के दिन आज की अनसर्टेनिटी से बेहतर होंगे, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। रास्ते भर मैंने कितने ही डिस्प्लेस्ड सिटीजन्स को कंफर्ट दिया है, मेरी बातों से कितने लोगों ने दोबारा जीने की उम्मीद पाई है और ऐसा मेरिट उन मंक्स और टाओइस्ट प्रीस्ट से कहां मिलेगा जो दिन भर टेम्पल्स में स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहते हैं। ये कहते हुए झाओ यिसियान सियाओ हुआन के सिर पर हाथ रखता है और खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसने दुनिया को बचाने का महान काम किया हो। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर साई करता है और कहता है कि लाइफ सच में बहुत लोनली है। जो सुनकर कुछ पल के लिए तीनों चुप हो जाते हैं और फिर झाओ यिसियान आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि सियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग उससे काफी आगे निकल चुके हैं। जो देखकर वो तुरंत आवाज लगाता है कि अरे, तुम दोनों इतनी तेजी से कहां भाग रहे हो। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।